जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये बहुजन राजनीति का थोड़ा सा उभार है, जिस वजह से चुनावों के मौसम में नेता बहुजन समाज के SC ST वर्ग के यहाँ कोई चाय पीने का नाटक करने जाता है या कोई खाना खाने का नाटक करने जाता है। नाटक इसलिए कहूँगा कि कार्यक्रम पहले से तय होता है, सारा कुछ पहले से पता होता है, किसके यहाँ जाना है, कौन कहाँ है, सारे अधिकारी कर्मचारी लग जाते हैं। जिन कुर्सियों पे उस नेता को बैठना होता है तो उस नेता के हिसाब से बढ़िया बढ़िया कुर्सियाँ, कालीन वगैरह बिछा दिए जाते हैं। और गोदी मीडिया तो है ही, जो दलाल, भाड़, नौटंकीबाज, गुलाम जो मीडिया है वो पूरी तरह से लग जाता है प्रचार करने में, और वही चीज़ दिखाता है जिसका चुनावों में फ़ायदा पहुँचे। वो नहीं बताता है कि खाना बाहर से आया या चाय बाहर से आई या फिर उसी गांव या उसी शहर के किसी सवर्ण व्यक्ति के यहाँ बनी या बना खाना, है ना। और वो नहीं दिखाता कि स्टील के बर्तन, बढ़िया नई क्वालिटी के स्टील के, चांदी के बर्तन आए, उनमें खाना खाया। अगर कोई ज़्यादा ही समस्या है स्टील और चांदी के बर्तन दिखाने में, तो साफ़ सुथरी बढ़िया तरीके की पत्तल होती है। आजकल देसी पत्तल भी वही नहीं है तो पत्तल में खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बढ़िया महंगे कपों में चाय पिलाई जाती है, दूर से दिखा देते हैं जैसे कोई देख ना सके कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो हम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो स्वभाव से भोले कहो या ज़्यादा ही भोले हैं, जिनको ज़्यादा भोले होते हैं उनको बेवकूफ़ भी कहा जा सकता है, तो हम उसी कैटेगरी के लोग हैं। हम लोग इतने भर से खुश हो जाते हैं। नीला गमछा डाल दिया, नीला गमछा, जहाँ जो भगवा रंग का गमछा डालता था तो नीले रंग का गमछा उत्तर प्रदेश में आके डाला, क्योंकि चुनावों का मौसम में पता है कि बहुजन राजनीति इस समय उभार पर है और बहुजन समाज के SC ST OBC वर्ग के लोग एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे। और अलग अलग पार्टियाँ हैं, अलग अलग उनके नेता हैं, वो इनके खिलाफ या इनकी राजनीति के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो इसका भी एक प्रभाव है। बाकी EVM तो जिंदाबाद है ही सारा कुछ, लेकिन सारा कुछ EVM से मैनेज नहीं हो सकता ना, क्योंकि जनता को जवाब भी देना पड़ सकता है, जनता भड़क भी सकती है। देखा है दुनिया में कई देशों में जनता राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत तबाही मचाई, सारी सरकार पलट दी, सारी सरकार उलट दी। तो जनता जनार्दन होती है, तो जनता को साथ कर भी रखना है। तो इनके पास सबसे अच्छा उपाय है मनी बहुत है, सारा पैसा कैप्चर कर लिया है, सारा पैसा, सबसे बड़ी अमीर पार्टी है वो, सारा पैसा इनके अकाउंट्स में है, सारा पैसा इन लोगों के पास में। दूसरी पार्टियाँ थोड़ा बहुत करती हैं या थोड़ा बहुत भी कमाई करती हैं, जो भी है उनको अलग अलग मामलों में फंसा दिया जाता है। सरकारी विभाग है, ED है, CBI है, ये सब इनकी चाबुक चल जाती है, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, विपक्षी जो नेता है अगर ज़्यादा किसी मामले फंस जाते हैं तो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो रूल के धुले हो जाते हैं, उनके ऊपर सारी कार्रवाई खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो इसलिए हमारी जनता, जो हमारे जो नेता हैं, कुछ अच्छे नेता भी हैं, मैं नहीं कहता सारे नेता बुरे हैं, कोई ज़्यादातर गुलाम है, लेकिन कुछ अच्छे नेता भी हैं तो वो चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पाते हैं इन्हीं सब वजह से। तो अब क्या होता है, हमारे जो लोग हैं, इसके साथ साथ जनता है, जो जनता जागरूक हो रही है, लेकिन जो जागरूकता का जो परसेंटेज है, जो जिस तरीके से होनी चाहिए, जितना हद तक होनी चाहिए, उतने हद तक नहीं हो पा रहे हैं। अब सोचिए, मंदिर बन रहा है, आप मुझे एक फ़ायदा बताइए, मंदिर बनने से बहुजन समाज के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है या क्या फ़ायदा होगा। मंदिर तो हज़ारों साल से इस देश में, और उन मंदिरों में हमारे लोगों को पहले जाने भर से या उधर देखने भर से उनको मारा जाता था, काटा जाता था, पीटा जाता था, कानों में शीशा डाल दिया जाता था और न जाने क्या क्या किया जाता था। फिर बाद में आज़ादी आई, संविधान लागू हुआ, लोग जाने लगे कि क्या है, कैसे है, देख क्या है, तो पैसा भी भरपूर, नौकरियाँ लगी, मंदिर चले गए। नौकरी लगी किसकी? संविधान की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत। लेकिन हम जा रहे हैं वैष्णो देवी जा रहे हैं, करौली जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, है ना, या चारों धामों की, सो कॉल्ड धाम जो है उन धामों की यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जगह जा रहे हैं। लेकिन जिस वजह से हमें नौकरियाँ मिली, जिस वजह से हमें एक आदमी होने का एहसास महसूस हुआ कि हम इंसान हैं वाकई में। आप देखिए किताबें उठा के, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत और समझते हैं, तो आप पुरानी किताबें उठा के देखिए, इतिहास उठा कर देखिए कि आपके साथ क्या हुआ। हाँ, जिन्होंने संगी चश्मा पहन रखा है या शाखाओं में जाते हैं या धर्म की चाशनी उन्होंने ज़्यादा पी रखी है, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगा। कहने वाले कि अरे अब कहाँ होता है ये सब, अब तो कुछ नहीं होता है। अरे भाई, पहले से ज़्यादा हो रहा है। आए दिन खबर आती है कि उसके पीछे मिर्च डाल दी, तेल डाल दिया, उसके मुंह पे पेशाब कर दिया और ना जाने क्या क्या, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ आप थोड़े बहुत बढ़े थे संविधान की बदौलत, तो आज आप देखो आप कहाँ हैं। अभी कल परसों जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल लाइन का एक जॉब्स आए हुए हैं, उनमें देखिए कितना परसेंट है। OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उसको 7% मिला है। SC वर्ग को, जो SC ST को 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, उनको कितना मिला है? 4.5% या 5% के आसपास। बाकी किसको मिला है? बाकी सारा सवर्ण को है, 75% के आसपास सवर्णों को मिला है और 10% EWS कोटा है वो है। यानी सारा कुछ उनके पास है। आपके पास क्या है? आप केवल घंटा बजाओ और मंदिर में जाओ। बहुजन समाज के सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जा रहे हैं, कई हज़ार, 1000 2000 रेलगाड़ियाँ चलेंगी जो सीधी अयोध्या की तरफ भागेंगी और भरपूर जमावड़ा लगेगा। प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि आप जाइए और ज़्यादा भीड़ ना करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि लोग समझते नहीं हमें जाना है, हमें देखना है, हमारा देवता, हमारा भगवान। बहुजन समाज के लोग सैकड़ों सालों से राम राम या इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन वो वो जो राम था वो बोधिसत्व राम थे। वो राम अलग था। उसके बाद में ये राम आया, फिर श्याम आया, श्री राम आया, सिया राम आया, राधे राधे आया, फिर अब जय श्री राम आ गया। तो ये सारी चीज़ें ये इनकी डेवलप करी हुई है और हम इनके प्रोपेगेंडा में बह जाते हैं। अरे यार, हमें तो क्या करना है, ठीक है, ऐसा ही है। जातियों की बात आती है, अरे हम तो जाति मानते नहीं, गधो, तुम क्या जाति मानोगे? तुमसे वो जातियाँ मानते हैं, जातियाँ उनकी बनाई हुई हैं, वो तुम्हारे खिलाफ मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं, तुमसे तुम्हारे लोगों को मरवाते हैं, तुमसे तुम्हारे लोगों की शादी गड़बड़ करवाते हैं। OBC SC के ऊपर अत्याचार करता है, वो सब करता है, तो ये उसकी अज्ञानता है। उनको लगता है हम ऊँचे हैं, ब्राह्मण से नीचे हैं और इनसे ऊँचे हैं, ये नीच जात है, फलाना ढिमका है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी नौकरियों में आपका व्यवस्थापिका है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई और हो, कार्यपालिका हो, इनमें आपका परसेंटेज कितना है? आबादी के हिसाब से तो मिला ही नहीं, और साथ में जो संविधान की वजह से ये
कोर्ट ने निर्धारित किया या जैसा भी है मंडल कमीशन लागू होने के बाद में जो मिला आपको वो भी नहीं मिला, मतलब वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं ओबीसी वर्ग के, कितने प्रोफेसर हैं। मैं कहता हूँ कि ओबीसी से ज़्यादा अच्छी स्थिति एससी वर्ग की है, क्योंकि एससी वर्ग जागरूक हो गया और उन्होंने बाबा साहब को अपना सब कुछ मान लिया। तो बाबा साहब की वर्ग और भगवान बुद्ध की वर्ग, जबकि बुद्ध कौन थे, वो ओबीसी समाज से थे। तो उनके विचारों पर चल के एससी वर्ग ने काफ़ी कुछ हासिल किया अपनी आबादी के हिसाब से, लेकिन ओबीसी अपनी आबादी का हिसाब से मेरे ख्याल से 10% भी अचीव नहीं कर पाया होगा जो उसे करना चाहिए था। ठीक है, आपके ज़मीनें हैं, खेती कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो वाजिब हक मिलना है वो नहीं मिल पाया आपको। और आप अभी भी उसे ही अत्याचार, आपने वो हमसे नीचा है एससी वर्ग का, हमें उसके साथ ये करना है, हम उसको बिठाना नहीं है। अब ये घटना आई है 60 साल बाद, 60-65 साल के बाद में शेड्यूल कास्ट के लोग जो ओबीसी समाज नाम्बियार और एक जाति और हैं, 2 जातियाँ हैं, उनकी जातियों के जो घरों के सामने से रोड निकलता है, वहाँ पर बैन था कि उतने रोड में हमारे इस एरिया में अगर कोई आएगा एससी वर्ग का लोग व्यक्ति तो चप्पल हाथ पे पकड़ के जाएगा। और उससे पहले तो ये थी चप्पल सिर पे रख के जाया करते थे वहाँ से निकल के। और मोटरसाइकिल वगैरह अब आ गई है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके नहीं जाएगा, न्यूट्रल में डालो और पैदल चला के ले जाओ, ये हालत थी। तो अभी कुछ जागरूकता और कुछ एकता और कुछ अन्य सामाजिक संगठनों की वजह परसों से एक दिन पहले की बात है कि मतलब आई थिंक 28 या 29 दिसंबर के आसपास की बात है, वो लोगों ने डरते डरते चप्पल पहन के उस गली को पार किया। शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद उनकी तरफ से कोई झुकाव मिले। लेकिन ये सब चीज़ें समझने की हम आपस में लड़ते बढ़ते रहे, आपस में ऊंचा नीचा करते रहे, लेकिन फ़ायदा किसने उठाया असली में? आप ये देखिए फ़ायदा आपसे कौन उठा रहा है। आपको अभी भी समझ में आना चाहिए कि ये लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं और हम सारे लोग आपस में लड़बड़ कर इनका फ़ायदा कर रहे हैं। यानी कि 2 बिल्लियाँ लड़ती हैं तो बंदर का फ़ायदा होता है, वही इस केस में हो रहा है। मंदिर से आपको क्या मिलेगा? मंदिर से आपको क्या मिलेगा? अगर ये मंदिर बन जाएगा तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? ये गोदी मीडिया, दलाल, गुलाम, भाण मीडिया जो है ये बड़े बड़ा चढ़ा कर बता रही है, आपको इसके फ़ायदे बताएगी। ये है अकबर ने बाबरी मस्जिद ने बाबर ने ये गिरा दिया था और ये बना दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर बाबर के आसपास का तुलसीदास था, उसने रामायण लिखी थी, उसमें कभी इसका जिक्र नहीं किया किसने मंदिर यहीं पैदा हुआ था राम या यहीं पे ऐसा था। ये सब मैं कहता हूँ काल्पनिक चीज़ का काल्पनिक किस कदर एक बड़ा चढ़ाकर उसका वो बनाया जा रहा है। इस चीज़ से आपको बचना है अगर बच सकते हैं तो, नहीं तो इस अगले टर्म में हम सब लोगों की स्थिति सीए, एनआरसी वगैरह और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं वो लाकर सोशल मीडिया पे लगाम लगने वाली है। हो सकता है लग भी गई हो सकता है अब जो बोलेगा इनके खिलाफ वो अंदर जाएगा या जो भी होगा उसके साथ बुरे से बुरा वो हो सकता है। और भी चीज़ें इस तरह के कई सारे प्लान चल रहे हैं, ये आने वाली सरकार इंप्लीमेंट कर देगी। यानी कि आपको सावन के अंधे को सारा हरा हरा ही दिखता है, तो वही चीज़ आपको दिखाई जाएगी, आपको अच्छा दिखाया जाएगा। मनमोहन सिंह के समय में 55 लाख करोड़ का कर्जा था इस देश पर, और अभी रिसेंटली जो आंकड़ा आया है 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। यानी कि भारत का हर आदमी करीब 1.5 लाख का कर्जदार हो गया। बैंकों में आपका करोड़ों रुपया पड़ा है भले ही, लेकिन बैंक डूबेगी, क्योंकि इकोनॉमी डूब रही है तो बैंक भी डूबेगी। बैंक डूबेगी तो आपका करोड़ों रुपया पड़ा हो, लेकिन वो मिलेगा आपको 5 लाख रुपया। खैर इस बात से मैं खुश हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास इतना करोड़ रुपया होता नहीं है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के पास, ओबीसी पे थोड़ा सा हो सकता है, होता है, बहुत संख्यक लोग हैं जिनके पास है, लेकिन एससी वर्ग में भी थोड़े बहुत 1-2% लोग हैं जिनके पास हो, लेकिन बाकी लोगों पर नहीं है। बाकी लोग तो हैंड टू माउथ हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पेट पर सबकी लात पड़नी है। आने वाले समय में इनके टर्म्स बढ़ेंगे, अगला कार्यकाल आएगा तो पेट पे लात हम सबके पड़नी है। आप देख रहे हो पिछले 3-4 साल में कितना मंदा हो चुका है, कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लेकिन आप अभी भी उसी मंदिर में और फलाने देवता फलानी देवी में लगे। ठीक है, आप जो प्लान करो सारे इसके ऊपर आपकी कितनी बचत, कितनी बनाई, कितना करा, आप उसको करना पड़ेगा, पढ़ेंगे नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप मूर्ख बने रहोगे, उससे उनको फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। ना पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तो सवाल करोगे, तर्क करोगे, पूछोगे, उन्हें पूछने वाले लोग पसंद नहीं है। मत पूछो हमसे कुछ भी, हम जो कर रहे हैं करते रहें बस। सारा कुछ मिलकर बंच ऑफ थॉट्स से किताब है गोलबाल करके, उसमें लिखा है तो शासन करना है तो जनता का सारा पैसा खींच लो, और उसी सिस्टम पर सरकार काम कर रही है। सारा पैसा खींच लिया है, अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप जानो, आपका भगवान जाने। चुनावों का समय आएगा, आपको फिर से लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी। कब तक मूर्ख बनते रहोगे भाई, कब तक मूर्ख बनोगे? बहुत हो गया, आज़ादी के 76 साल हो गए, संविधान लागू हुए 74 साल चालू हो गया है, कब तक लगोगे? बहुत हो गया, आपको अब थोड़ा जागिए। अगर आपको अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना है तो इस बार क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनको वोट दें, आप उनको मजबूत करें। अगर ये मजबूत होंगी तो हमें एक इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। माननीय काशीराम जी कहते थे कि अगर हो सकता है या तो अपने दम पे बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज की पार्टियां, हज़ारों पार्टियां हैं, मुश्किल लग रहा है अभी हाल फिलहाल तो कि वो एक हो जाए। अगर हो गई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इनकी भी सरकार बनानी है तो कमजोर सरकार बनानी है। आपको मजबूत सरकार बनेगी तो आपके खिलाफ काम करेगी। माननीय काशीराम जी ने कहा था ऐसा। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आएगी होगी कि आपको मंदिर चाहिए या यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, निर्णय आपका है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।